तो देखिए इस लेक्चर में हम लोग इस एपिसोड में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। ये क्वालिटेटिव क्वेश्चन यहाँ से क्रिएट होते हैं, तो वो क्वालिटेटिव क्वेश्चंस अगर ये सारी मेमोराइज्ड हैं, समझ रखे हैं, तो बड़े आराम से आंसर कर सकते हैं। अब इनमें से कुछ क्वेश्चंस की रीजनिंग भी पूछी जाती है, वो 1 मार्क्स का क्वेश्चन हुआ। खैर आते हैं, हम लोग देखते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी हो गई, प्रॉपर्टी नंबर 1 हो गया आपका, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम ए पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेटेड एट द नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब कि अगर आपके पास कहीं पॉजिटिव चार्ज है, सपोज आपने नेगेटिव चार्ज यहाँ रखा है, तो जो लाइंस होंगी वो पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होंगी और नेगेटिव चार्ज में जाके टर्मिनेट हो जाएंगी। तो दैट इज़ द प्रॉपर्टी, पॉजिटिव चार्ज से लाइन ओरिजिनेट होनी है, नेगेटिव चार्ज में जाके। अब आप कहोगे अगर आइसोलेटेड चार्ज है तब क्या करेंगे, अगर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है तब क्या इसका मतलब होगा, तब कहाँ टर्मिनेट करेंगी। तो अगर आपके पास सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है तो हम लोग कहेंगे कि लाइंस ओरिजिनेट तो होंगी ही पॉजिटिव चार्ज से, लेकिन कहीं इन्फिनिटी पे नेगेटिव चार्ज प्लेस किया गया होगा, तो ये कहाँ जाके टर्मिनेट होने वाली है, नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होने वाली हैं। लेकिन अगर कोई ये कहे कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज नहीं है, नेगेटिव चार्ज है, तब क्या होगा, इसका मतलब सिर्फ आइसोलेशन में नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज पे जो लाइन होंगी वो आके टर्मिनेट करेंगी। कहाँ से आ रही है लाइन आ रही है इन्फिनिटी से, मतलब इन्फिनिटी इज़ द सोर्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज में आके सिंक करेंगी। तो ये 2 कैरेक्टरिस्टिक हो गया, चाहे आपके पास 2 नेबरहुड में चार्ज हो, चाहे आइसोलेटेड चार्ज हो, दोनों के लिए आप ये समझ सकते हैं। दैट इज़ अ फर्स्ट प्रॉपर्टी, आपको मेमोराइज करना है। नाउ देयर इज़ अ सेकेंड प्रॉपर्टी, द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द लाइन ऑफ फोर्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक और प्रॉपर्टी है। अगर मान लीजिए कि कहीं, मान लीजिए हमने इस तरह से एक लाइन, पॉजिटिव चार्ज हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया और ये लाइन हो गई, इस तरह से हमने देखा रखा है। नाउ कोई अगर हमसे ये क्लेम कर दे कि चलिए यहाँ बताइए कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, सपोज पॉइंट P है, कोई कह दे ना, कोई किसी ने कह दिया हमें Q पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताइए, तो आप क्या करोगे, उन पॉइंट्स पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे। आप P पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे, दिस इज द टेंजेंट एट पॉइंट P एंड दैट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। तो ये EP हो गया, P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। लेकिन Q पॉइंट पे जब आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो टेंजेंट लुक लाइक दिस, दैट इज द टेंजेंट। तो अगर हम ये डायरेक्शन कहें, किसका डायरेक्शन है, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ Q पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। इसका मतलब लाइन के किसी भी पॉइंट पे आपको डायरेक्शन चाहिए तो वहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए और एरो लाइंस कहाँ से कहाँ जा रही है उस हिसाब से एरो पुट कर दीजिए, तो आपको डायरेक्शन मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। ध्यान रहे, फोर्स का डायरेक्शन अलोंग द फील्ड भी हो सकता है और अपोजिट, जस्ट अपोजिट टू द फील्ड हो सकता है, डिपेंड करता है पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। तो ये क्वेश्चन आपको फर्दर बना के दिया जा सकता है कि अगर यहाँ पे हम लोग कह दें कि यहाँ अगर कोई नेगेटिव चार्ज प्लेस करेंगे तो उस पर फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, ये क्वेश्चन लोडेड हो सकता है। तो आप कहोगे चूंकि नेगेटिव चार्ज है, फील्ड का डायरेक्शन इधर है, तो फोर्स का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो जाएगा, इधर फोर्स का डायरेक्शन हो जाएगा, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स। क्यों, क्योंकि F इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू E होता है, और फोर्स और फील्ड का डायरेक्शन तभी तक सेम रहेगा जब तक Q पॉजिटिव है, और Q निगेटिव हुआ तो दोनों के डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो जाएंगे, दैट मीन्स उनके बीच का एंगल 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये ध्यान रहे कि लोडेड क्वेश्चन बनाया जा सकता है यहाँ पे। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी कहता है द लाइन ऑफ फोर्स कॉन्टिन्यूअस स्मूथ कर्व होती है। 2 बातें हैं कि ये कॉन्टिन्यूअस होंगी, मतलब ब्रेक नहीं करेंगी, ये लाइंस कभी ब्रेक नहीं करेंगी, और स्मूथ होंगी, मतलब शार्प नहीं हो सकती, इस तरह से स्मूथ रहे, इस तरह से नहीं हो सकता है, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता है। या फिर ये लाइन ऐसे आए और फिर ऐसे हो जाए, ब्रेक कर जाए, ऐसा भी नहीं हो सकता है, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों, दोनों की अपनी अलग अलग वजह है, या एक ही तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। जब भी आपके पास कोई शार्प पॉइंट आता है, कॉन्टिन्यूअस स्मूथ अगर नहीं है, ये स्मूथ नहीं है, तो यहाँ पे इनफाइनाइट मेनी टेंजेंट्स पॉसिबल होते हैं, इनफाइनाइट मेनी टेंजेंट्स पॉसिबल होते हैं। व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब इस पॉइंट पे इनफाइनाइट डायरेक्शन पॉसिबल है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है
और वेक्टर क्वांटिटी का जो डायरेक्शन होता है वो यूनिक होता है, तभी वो वेक्टर है, क्योंकि उसका यूनिक डायरेक्शन यूनिक मैग्नीट्यूड है किसी पॉइंट पे, जबकि यहाँ पे मल्टीपल डायरेक्शन मिल रहे हैं जो इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो सकता है। यहाँ पे आते हैं, अगर ये ब्रेक कर गया है, इसका मतलब दो तरह से रिजेक्ट कर सकते हैं। एक, ब्रेक किया है, यहाँ पे कोई डायरेक्शन जानने की कोशिश करे तो देयर आर इनफाइनाइट मेनी टेंजेंट्स आर पॉसिबल एट दैट पॉइंट, दैट इज ऑल्सो रूल्ड आउट। वहाँ पे ऐसा हो नहीं सकता है, दैट इज़ वन ऑफ द रीजन। सेकेंड रीजन क्या है? सेकेंड रीजन आप कहेंगे कि अगर यहाँ पे कोई चार्ज हम एज्यूम करें, सपोज यहाँ कोई चार्ज एज्यूम करें, तो इधर से अगर इस हाफ से देखें, हम इधर से देखें तो लाइन टर्मिनेट करने वाली हैं इस चार्ज पे, मतलब क्यू का करेक्टर निगेटिव समझ में आ रहा है। लेकिन अगर इस हाफ से देखें हम लोग, तो इस हाफ से हमें क्या समझ में आ रहा है? इस हाफ से समझ में आ रहा है कि लाइन ओरिजिनेट हो रही हैं, मतलब क्यू का करेक्टर पॉजिटिव है। अब ये तो हो नहीं सकता है एट ए टाइम वो पॉजिटिव भी हो जाए और निगेटिव भी हो जाए, दैट इज़ इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता है। तो आइदर ऑफ द रीजन, कोई भी रीजन आप दे सकते हैं, आपको ये याद होना चाहिए। दैट इज़ द थर्ड प्रॉपर्टी। अब हम लोग नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी पे चलते हैं। तो फोर्थ प्रॉपर्टी हो गया, टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स कैन नॉट इंटरसेक्ट। अब इसका रीजन पूछा जाता है कि अगर इंटरसेक्ट कर गए, क्यों नहीं इंटरसेक्ट कर सकती हैं, इसका रीजन आपको बताना है, ठीक है। तो एक मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड में आता है। अब हमने कहा चलिए दो लाइन ऑफ फोर्स हैं, ये एक लाइन हो गई और दूसरी लाइन हमने ड्रॉ कर दी, ये वाली हो गई, ये दोनों इंटरसेक्ट कर गई इस पॉइंट पे। अब बताइए इंटरसेक्ट कर गई तो क्या होगा? अगर हम इसे लाइन 1 कहते हैं, ये लाइन 2 कहते हैं, तो लाइन 1 के लिए इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करें तो लाइन 1 के लिए टेंजेंट ये हो जाएगा। दैट मीन्स लाइन 1 को अगर बेसिस हम बनाते हैं तो कहेंगे डायरेक्शन ये हो गया, ये लाइन 1 के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आ गया एट दैट पॉइंट, पी पॉइंट पे। लेकिन लाइन 2 को अगर हम बेसिस बनाते हैं तो लाइन 2 के लिए ये टेंजेंट नहीं होगा, ये कट कर रहा है इस लाइन को, और लाइन अगर कोई लाइन कट कर रही है तो टेंजेंट नहीं हो सकती है। अगर हमें लाइन 2 पे टेंजेंट ड्रॉ करना है तो इस तरह से आएगा, दैट इज़ अ टेंजेंट। दैट मीन्स ये इसी पॉइंट, सेम पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो गया। मल्टीपल डायरेक्शन मिल रहे हैं एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, यूनिक डायरेक्शन होना चाहिए, और जब भी इंटरसेक्ट करेंगे वी हैव द मल्टीपल डायरेक्शन, यूनिक डायरेक्शन नहीं होगा। इसका मतलब या तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर नहीं है या फिर वो इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है, दो पॉसिबिलिटी है। वेक्टर तो है, इसका मतलब इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है, दैट इज इम्पॉसिबल, मल्टीपल डायरेक्शन है। नाउ दैट इज द फोर्थ प्रॉपर्टी। अब फिफ्थ प्रॉपर्टी पे चलते हैं हम लोग। फिफ्थ प्रॉपर्टी, लाइन ऑफ फोर्स डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप, ठीक है। या लाइन ऑफ फोर्स हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइन ऑफ फोर्स, ठीक है। ये बातें हो रही है सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस के लिए, है ना। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के लिए कहानियाँ बदल जाती हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स क्लोज लूप में नहीं पाई जा सकती हैं। अच्छा, अगर क्लोज लूप में पाई जाती तो क्या हो जाता? मान लीजिए ये क्लोज लूप फॉर्म करती, क्या हो जाएगा इससे? तो देखिए इसकी रीजनिंग पूछी जाती है। तो अगर लूप क्लोज हुआ तो हम लोग कहेंगे कि ये कंजर्वेटिव फील्ड नहीं होगी। कंजर्वेटिव फील्ड में क्या होता है? कंजर्वेटिव फील्ड होता है कि अगर किसी पॉइंट से चलिए चार्ज को लेके और उसी पॉइंट पे आ जाइए वापस, तो नेट वर्क डन क्लोज लूप में ज़ीरो होता है। लेकिन अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप फॉर्म करती हैं, तो अगर हम यहाँ पे चलते हैं, सपोज यहाँ से यहाँ आप चले आप, ठीक है, तो आप हमेशा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है, चार्ज पॉजिटिव, थोड़ा सा वर्क किया तो थोड़ा करके आप वर्क करते जाओगे और ये वर्क हमेशा देखिए जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है, फोर्स का डायरेक्शन लगभग एक्यूट एंगल बना रहा है, मतलब सारे पॉजिटिव आने वाले हैं, सारे वर्क पॉजिटिव आने वाले हैं। तो जो भी टोटल वर्क हुआ दैट इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द होल वर्क। और ये सारे डी डब्ल्यूज क्या हैं? पॉजिटिव हैं, और सारे डी डब्ल्यू पॉजिटिव है तो बहुत सारे सम अप करेंगे तो डब्ल्यू भी पॉजिटिव आएगा, ये कभी जीरो नहीं होगा। जबकि हम लोग क्या जानते हैं कि जो कंजर्वेटिव फील्ड होती है उसमें क्लोज लूप में हमेशा वर्क ज़ीरो होना चाहिए। अब दो बातें हमारे सामने आ गई, या तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस को हम लोग कंजर्वेटिव फील्ड ना माने, अगर मानेंगे तो क्लोज लूप में वर्क ज़ीरो होता है, या हम ये माने कि क्लोज लूप में वर्क यहाँ पे ज़ीरो हो रहा है। तो साफ साफ दिख रहा है कि क्लोज लूप में वर्क ज़ीरो नहीं है, नॉन ज़ीरो है।
इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस कंजर्वेटिव नहीं है। ये फैक्ट के अगेंस्ट चला गया। ये रेडियल फील्ड होती हैं या सेंट्रल फील्ड होती हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस कंजर्वेटिव नेचर की होती हैं। इसका मतलब ये क्लोज लूप फॉर्म नहीं कर सकती हैं। तो रीजन एक लाइन का आप दे देंगे कि सिंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस आर कंजर्वेटिव नेचर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर कंजर्वेटिव नेचर, देयरफॉर दे कैन नॉट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस कैन नॉट फॉर्म द क्लोज लूप। ये आर्गुमेंट होगा, रीजन होगा इसका। तो ये आपका फिफ्थ प्रॉपर्टी था। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी, द इलेक्ट्रोस्टैटिक, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स डू नॉट पास थ्रू अ कंडक्टर। कंडक्टर कभी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस को अपने थ्रू अलाउ नहीं करेगा। ध्यान रहे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस को, मान लीजिए कि ये कोई आपके पास कंडक्टर है, ये कोई कंडक्टर है, अब कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस, मान लीजिए कोई सोर्स ऑफ चार्ज है जहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चली। अब जब ये चलेंगी इस तरह से, ओरिजिनेट होगी चार्ज से, तो ये जो कंडक्टर है ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स को, अपोजिट चार्ज को फैसिलिटेट करेगा अपने सरफेस पे। बहुत सारे नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएंगे और बहुत सारे नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे जहाँ पे टर्मिनेट हो रही होंगी। लेकिन इसके अगेंस्ट अपोजिट साइड में बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज रिपेल होके इस साइड में आ गए होंगे। अब अंदर कोई भी फील्ड लाइंस नहीं हो सकती हैं, यहाँ पे लाइंस टर्मिनेट कर जाती हैं क्योंकि नेगेटिव चार्ज वहाँ प्रोवाइड कर दिया गया। और फर्दर यहाँ से फील्ड लाइंस क्या होती हैं, ओरिजिनेट होती हैं इस एंड से। कभी भी जो मेटल है, ये मेटल है आपका, मेटल, तो मेटल, कोई भी मेटल का ऑब्जेक्ट है अपने थ्रू इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस को अलाउ नहीं करता है, दैट हैव इनफ नेगेटिव चार्ज, इनफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विद इन इट, सो दैट ये फैसिलिटेट कर देगा अपोजिट साइड में, अपोजिट फ्रंट ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, सो दैट लाइन वहीं टर्मिनेट कर जाए। अंदर कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस नहीं होती हैं। नाउ द इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। यू कंक्लूड कर सकते हैं इस प्रॉपर्टी में। तो दैट इज द सिक्स्थ प्रॉपर्टी। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी, लाइन ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर टू द मेटल सरफेस इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। अब देखिए, अगर ये कोई मेटल सरफेस है और इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में जो मेटल का सरफेस होता है वो इक्वी पोटेंशियल होता है। मतलब उसके किसी भी दो पॉइंट को उठा लीजिए, उनके पोटेंशियल बराबर होंगे। अगर पी पॉइंट क्यू पॉइंट को हम उठा लेते हैं कि इनके पोटेंशियल बराबर होते हैं। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर यहाँ पे ना होती, ठीक है, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर, हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर होती हैं, या अंदर आएंगी या बाहर आएंगी, डिपेंड करता है कि फ्रंट में पॉजिटिव चार्ज है या फिर निगेटिव चार्ज है। तो एरो का कोई मतलब नहीं है, एरो डिपेंड करता है सोर्स ऑफ चार्ज पे। तो ये फील्ड लाइंस जो भी होंगी, चाहे अंदर आ रही हो चाहे बाहर जा रही हो, अंदर तो नहीं होंगी फील्ड लाइंस, यहाँ से भी हटा दे रहे हैं, अंदर नहीं अलाउ करेगा ये। तो जो भी फील्ड लाइंस होंगी या सरफेस पे टर्मिनेट हो रही होंगी या सरफेस से ओरिजिनेट हो रही होंगी, दो ही चीज़ हो रही होगी। लेकिन एंगल जो सरफेस से लाइंस बना रही होंगी वो 90 डिग्री एंगल बना रही होंगी। क्यों? क्योंकि अगर ये कोई और एंगल बनाई, सपोज इन्होंने कोई और एंगल बनाया अदर देन 90 डिग्री, सपोज सरफेस से कुछ थीटा एंगल बनाया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का एक कंपोनेंट आएगा अलोंग द सरफेस, ठीक है, दैट इज अ पैरेलल कंपोनेंट, और एक आएगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ई परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर तो वर्क नहीं करेगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर, दैट कैन नॉट डू एनी वर्क। लेकिन ये जो पैरेलल कंपोनेंट जो सरफेस के पैरेलल आएगा वो वर्क करना स्टार्ट कर देगा, और जब वर्क करना स्टार्ट करेगा तो दैट डेवलप द पोटेंशियल, एडिशनल पोटेंशियल। इसका मतलब कि वो Q और P के बीच में एक एडिशनल पोटेंशियल क्रिएट कर देगा। दीज टू पॉइंट्स हैव डिफरेंट पोटेंशियल, जो फैक्ट के अगेंस्ट हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो पॉइंट आपके पास मेटल सरफेस पे हैं तो उनके पोटेंशियल सेम होने चाहिए, और अगर यहाँ पे कोई कंपोनेंट अदर देन 90 डिग्री है तो वो एक अलाउ करेगा वर्क करने के लिए, वो वर्क क्या करेगा, एडिशनल पोटेंशियल को डेवलप करेगा, विच इज़ इम्पॉसिबल। इसका मतलब हम कहेंगे कि सिर्फ एक ही सिचुएशन है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस हमेशा परपेंडिकुलर होंगी सरफेस के, मेटल सरफेस के। Now, the field strength is directly proportional to the density of the field lines.
इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए हमने कह दिया कि यहाँ 2 कूलम चार्ज है, ठीक है, 2 कूलम चार्ज है, सपोज ये 2 कूलम चार्ज है, और किसी ने कह दिया हमारे पास सपोज 3 कूलम चार्ज है, प्लस का 3 कूलम चार्ज है। इसका मतलब कि 2 कूलम चार्ज से कुछ लाइंस दिखाएंगे हम लोग। मान लीजिए हम 2 कूलम चार्ज से हम क्या दिखाए हैं, यहाँ 4 कर लेते हैं, थोड़ा समझाने में अच्छा रहेगा। 4 कूलम, यहाँ से मान लीजिए हमने 3 लाइन दिखाई है, तो यहाँ से हमें 6 लाइन दिखानी पड़ेगी, क्योंकि चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, डबल हो गया। चार्ज का मैग्नीट्यूड डबल हो गया मतलब लाइन भी क्या हो जाएंगी, नंबर ऑफ लाइंस डबल हो जाएंगी। आप ये समझ सकते हो कि जैसे जैसे चार्ज, इसका मतलब कि जो चार्ज है वो लाइन, नंबर ऑफ लाइन डेंसिटी पे डिपेंड करता है कि n कितना जा, नंबर ऑफ लाइंस, n बता रहा है यहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस। इसका मतलब कि अगर मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो नंबर ऑफ लाइंस ज़्यादा होगी, लाइन की डेंसिटी ज़्यादा होगी। इस पे 2 क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले हम लोग दोनों क्वेश्चन को देखते हैं, अलग अलग जगह पूछा गया है। सबसे पहले ये क्वेश्चन, दैट इज़ ये एससीबी का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है। सबसे पहले ये सिचुएशन दे रखा है, व्हाट आर द साइन ऑफ Q1। Q1 का साइन बताना है और Q2 का साइन बताना है। तो देखिए बड़ा सिंपल है, Q1 ये लाइंस आके टर्मिनेट कर रही हैं Q1 पे, और लाइन टर्मिनेट कर रही हैं, इसका मतलब Q1 क्या हो गया, निगेटिव हो गया। तो Q1 इज निगेटिव। यहाँ से देखिए Q2 से क्या हो रहा है, Q2 से लाइंस ओरिजिनेट कर रही हैं, यहाँ से लाइंस निकल रही हैं, तो Q2 क्या हो गया, Q2 पॉजिटिव हो गया। करेक्टर तो समझ में आ गया, Q2 पॉजिटिव है, Q1 निगेटिव है। ना ड्रॉ द प्रोपोर्शन, ये लाइंस इनके स्ट्रेंथ जो भी मैग्नीट्यूड है उनके प्रोपोर्शन में ड्रॉ करी गई हैं। तो क्या कह रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ Q1 अपॉन Q2। तो Q1 अपॉन Q2, तो देखिए Q1 के लिए नंबर ऑफ लाइंस, मतलब यहाँ से N1 नंबर ऑफ लाइन है और Q2 से N2 नंबर ऑफ लाइंस दिखाया गया है। तो हम लोग जानते हैं Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लाइन होता है। नेक्स्ट, अभी लास्ट प्रॉपर्टी में देखा हम लोगों ने, तो यहाँ पे Q1 अपॉन Q2 हम लोग क्या कह देंगे, N1 अपॉन N2 हो जाएगा। अब Q1 से देखिए कितने लाइन ड्रॉ करी गई हैं, तो ये हो गया आपका 1 2 3 4 5 और 6, तो यहाँ से 6 लाइन ड्रॉ करी गई है, तो N1 हो गया 6। व्हाट अबाउट द Q2, तो ये 6 लाइन तो यहाँ पे है ही हैं, एडिशनल ये 7वीं लाइन हो गई, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 लाइन हो गई। तो देयर इज 18 लाइन, तो 6 1 जा 6 6 3 जा 18, तो रेशियो क्या हो गया आपका 1/3 हो गया। ये ध्यान रहे कि मैग्नीट्यूड का रेशियो हम लोग निकालना है इनके, है ना, Q1/Q2, और Q1/Q2 लिखा हुआ तो मैग्नीट्यूड ही पूछा गया है, तो आंसर 1/3 आ जाएगा। ये एससीबी का क्वेश्चन था ना। अब देखिए जेई में ये क्वेश्चन पूछा गया है आपको, ठीक है। अब मल्टीपल आंसर्स इसके सही हैं, हाँ। ये मोर देन, जैसे अलग अलग सेक्शंस पहले जेई में आते थे, तो मोर देन वन और मोर वाले ऑप्शन में ये क्वेश्चन था ना। तो देखिए यहाँ पे Q1 Q2, अब इस डायग्राम को देख के बता सकते हैं कि Q1 से लाइन ओरिजिनेट कर रही हैं, Q1 से लाइन निकल रही हैं, इसका मतलब Q1 का करेक्टर क्या होगा, Q1 हो जाएगा पॉजिटिव। व्हाट अबाउट द Q2, तो Q2 में आके लाइन सिंक कर रही हैं, और Q2 में अगर लाइन आके सिंक कर रही हैं, ओहो ये डायग्राम आई थिंक ये गलत एरो बन गया है ना, जिसने बना रखा है। तो Q2 क्या है हमारा, निगेटिव है, तो Q2 हो गया आपका निगेटिव। ना ये पूछा नहीं गया है, व्हाट अबाउट द मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड देखिए यहाँ पे जो लाइन दिखाई गई हैं, तो ये लाइन तो कॉमन है, ये लाइन और ये लाइन और ये लाइन कॉमन हो गई इन दोनों में। यहाँ पे एक्स्ट्रा 2 लाइन है, जबकि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 लाइन एक्स्ट्रा है। इसका मतलब कि Q1 पे ज़्यादा डेंसिटी दिखाई गई है, और डेंसिटी ज़्यादा दिखाने का मतलब उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, Q1 का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा Q2 से। ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, और जाहिर सी बात है बी ऑप्शन गलत हो जाएगा ना। अब सी और डी में कोई ना कोई एक ऑप्शन होगा। अब देखिए हमें पता है कि Q1 हमारा पॉजिटिव चार्ज है, Q1 हो गया हमारा पॉजिटिव चार्ज, ये लाइन हो गया, समवेयर लाइज द Q2, Q2 हो गया हमारा निगेटिव चार्ज, ये हो गया निगेटिव चार्ज। नाउ देखिए अगर इन पॉइंट्स को हम बात करें, सपोज इसका नाम, सपोज इधर हम दे देते हैं x, से दिस इज A, दिस विल बी B, और इधर हम मान लेते हैं y है। तो देखिए 3 जोन है, दैट इज फर्स्ट जोन, सेकेंड जोन और थर्ड जोन। कहाँ पे इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा ये ध्यान रहे, इक्विलिब्रियम कहाँ एग्जिस्ट करेगा। तो देखिए अगर यहाँ पे हम लोग देखते हैं
इन बिटवीन ए और बी के बीच में। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे अगर कोई टेस्ट चार्ज रखते हैं Q नॉट, तो ये इसको रिपेल करेगा, डायरेक्शन इधर होगा। ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, डायरेक्शन इधर होगा। इसका मतलब ये दोनों ऐड होने वाले हैं, कैंसिल तो होंगे नहीं। इसका मतलब जीरो होने वाला नहीं है, इक्विलिब्रियम इसके बीच में एग्जिस्ट नहीं करेगा। नाउ व्हाट अबाउट द इन सेगमेंट AX, यहाँ पे अगर रखते हैं तो ये क्या करेगा, रिपेल करेगा। ये क्या करेगा, ये चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा। लेकिन जो अट्रैक्शन है, अब देखिए Q1 का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, Q1 का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, इसका मतलब जो रिपल्सन होगा वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। और जो अट्रैक्शन होगा, चूँकि इसका मैग्नीट्यूड कम है और डिस्टेंस भी ज़्यादा है, दोनों ही इसके अगेंस्ट चला गया, इसका मतलब कि ये वीकली अट्रैक्ट करेगा। ये दोनों कैंसिल होने की संभावना ख़त्म हो गई, क्योंकि इसका जो रिपल्सन है वो ज़्यादा हो गया इस जोन में। यहाँ आते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होने वाला है, ये क्या करेगा, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होता है, इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इसका मैग्नीट्यूड कम है, डिस्टेंस इसके चलो साथ में है, कम है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होने की वजह से ये डेवलप कर लेगा इसके बराबर, मतलब ये कैंसिल होने की संभावना यहाँ पे हो गई। तो एक पॉइंट एग्जिस्ट करेगा जहाँ पे नेट फोर्स क्या हो सकता है, या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकती है। तो देखिए COD में अ फाइनाइट डिस्टेंस टू द लेफ्ट ऑफ Q1 के लेफ्ट में ये एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ये ऑप्शन गलत हो गया। लेकिन Q2 के राइट में, एट ए डिस्टेंस राइट ऑफ द Q2 इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, यस इट इज देयर इज अ पॉसिबिलिटी। यहाँ पे राइट साइड में एक पॉसिबिलिटी है, इसका मतलब दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। तो A और D ऑप्शन दोनों करेक्ट हो गया। सिंपल क्वालिटेटिव चीज़ें बेस्ड थी, कैसे आपने कंक्लूड किया, कैसे सोचा, बेसिक जो भी 6-7 प्रॉपर्टी हम लोगों ने देखा, अगर वो प्रॉपर्टी आपको मेमोराइज है, समझते हैं, आर्गूमेंट देना सीखते हैं, उनको अप्लाई कर रखा है, तो बड़ी ईजिली इस टाइप के क्वेश्चंस को हैंडल किया जा सकता है।